हैदराबाद में आफत की बारिश से चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। सड़कों पर बाढ़, वहीं घरों में दिखा जल का सैलाब। भीषण बारिश के चलते 13 लोगों की हुई मौत। त्योहार से पहले ही राजधानी दिल्ली में जहरीली होने लगी आबोहवा। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के चलते बदतर हो रही हवा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ छेड़ रखा है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान। बिहार चुनाव में वर्चुअल के बाद बुधवार से सीएम नीतीश ने एक्चुअल रैलियों का किया आगाज। रैलियों में सीएम नीतीश ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। वहीं तेजस्वी यादव ने भी दाखिल किया नामांकन। हैदराबाद में हो रही लगातार बारिश के बाद हालात खराब है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। पानी का बहाव इतनी तेज है कि इसमें कई लोग बह गए हैं, जिनका कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं सड़कों पर पानी में गाड़ियां बहती हुई नजर आई। जगह जगह सड़कों पर पेड़ टूटकर गिरे हुए थे। जू को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। होने वाली परीक्षाएं जो कल होनी थी उनको टाल दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां की सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा दिख रहा है। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद के बंदलागुड़ा इलाके में एक मकान की दीवार भी गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 2 परिवारों के 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि कई जगह सड़कों पर पानी में लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगी हुई है। सड़कों पर पानी का बहाव काफी तेज है। पानी के तेज बहाव में अचानक से एक शख्स फंस गया। उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला और तेज बहाव के साथ वो बहता चला गया। अभी तक इस शख्स के बारे में कुछ नहीं पता चला है। पानी के बीच फंसे लोगों को राज्य आपदा प्रबंधन की टीम रेस्क्यू कर रही है। सड़कों पर जगह जगह पेड़ टूटकर गिरे हुए हैं, जहां तहां लोग फंसे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा और पंजाब में लगातार पराली जलाए जाने का असर दिल्ली की आबोहवा पर पड़ता हुआ दिखने लगा है। अब पोल्यूशन लेवल लगातार बढ़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने बहुत पहले से इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी थी और अपने लेवल पर पूरी कोशिश दिल्ली सरकार की तरफ से की गई कि इस बार प्रदूषण का स्तर ज्यादा ना बढ़े। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें मंगलवार की ही, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया। अक्टूबर नवंबर में ठंड की शुरुआत के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का लेवल बढ़ने लगता है और एक बार फिर दिल्ली में प्रदूषण ने दस्तक दी है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह से ही कोहरे जैसी स्थिति देखने को मिली। दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे धूल प्रदूषण विरोधी अभियान के तहत बुधवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने चांदनी चौक में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। पर्यावरण मंत्री ने निर्माण साइट पर दिल्ली सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन होता पाया। वहीं इस साल दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू किया है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध का नेतृत्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा किया जा रहा है। सर्दियों में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी के लिए एक ग्रीन वॉर रूम स्थापित किया गया है। पर्यावरण विभाग ने धूल नियंत्रण मानदंडों की धज्जियां उड़ाने वाले निर्माण और निर्माल गिराने वाले बड़े स्थलों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। कोरोना काल में चुनावों का ऐलान होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां वर्चुअल रैली करें, लेकिन चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद तमाम पार्टियों ने वर्चुअल के साथ साथ एक्चुअल रैली करनी भी शुरू कर दी। आपको बता दें, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज एक्चुअल रैली की, जिसमें काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुटी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। अब तक नीतीश कुमार वर्चुअल रैलियां कर रहे थे। बुधवार को बांका जिले के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और जनता को संबोधित किया। कोरोना काल में हो रहे चुनाव की इस पहली फिजिकल रैली में नीतीश कुमार ने कहा
कि सेवा ही हमारा काम है, जबकि कुछ लोगों का काम मेवा खाना होता है। इसके आगे नीतीश कुमार ने कहा कि आप हमारा काम देखिए, प्रचार के चक्कर में मत आइएगा। तक हमारी दिलचस्पी काम करने में ही रही है। और एक बात हम बता देंगे, समाज सुधार में भी काम, हर जगह काम किया है, लेकिन ये बात जान लीजिए, आदमी का स्वभाव होता है कुछ न कुछ बायां दायां करने वाला होता ही है। अब कोई बायां दायां करे वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से हम लोगों की कोशिश होती है कि हम सबके कल्याण के लिए काम करें और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम करें। हमने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की है और हमने सेवा किया और लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम तो इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, अब आपके पास फिर मौका आया, आप अगर मौका देंगे हम तो फिर सेवा करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं भाई जिनको सेवा वगैरह से मतलब नहीं है, उनको अपने लिए मेवा चाहिए, उसी में लोगों की बहुतों की दिलचस्पी रहती है और हम तो सेवा में दिलचस्पी रखते हैं। नीतीश कुमार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहा कि अब तक लड़कियों को जो आर्थिक मदद दी जा रही है उसे बढ़ा दिया जाएगा। नीतीश ने कहा कि नए निश्चय में इंटर पास करने पर हर लड़की को 25,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि ग्रेजुएट करने पर हर लड़की को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। महिलाओं के लिए और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो जितना काम हो रहा है, अभी हमने क्या किया, कोई भी लड़की हमारी महिला अगर पास कर जाएगी इंटर, अविवाहित है तो 10,000 रुपए की मदद देते हैं और अगर वो ग्रेजुएट हो गई तब उसको हम लोग देंगे 25,000 रुपए की मदद। लेकिन अब हमने तय कर दिया है नए निश्चय में कि अगर कोई लड़की इंटर पास करेगी, 12वीं कक्षा पास करेगी, उनको 25,000 रुपया देंगे और अगर वो पास कर जाएगी, ग्रेजुएट हो जाएगी, उसके लिए 50,000 रुपया का इंतजाम करेंगे। और जितने भी सरकारी दफ्तर अब होंगे, हर सरकारी दफ्तर में हमने जो महिलाओं का आरक्षण किया, अब वो सब में महिलाओं की पोस्टिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है और नेताओं के नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी है। बिहार के नेता विपक्ष और लालू यादव की पार्टी आरजेडी की बागडोर संभाल रहे उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बुधवार को वैशाली के राघोपुर सीट से नामांकन किया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव से भी आशीर्वाद लिया। तो वहीं नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला जारी है। चुनाव के पहले नेताओं के अलावा फिल्मी कलाकार भी अपने अपने पसंदीदा राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भोजपुरी अभिनेता सुदीप पांडे और दीपा पांडे मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले हिरासत में लिया गया था। 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। रिहा होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने एक ऑडियो जारी किया और उसमें उन्होंने बताया कि हिरासत के दौरान भी उनके दिलो दिमाग पर यही सब कुछ छाया रहा और आगे भी वो इस निर्णय के लिए लड़ेंगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। वो 1 साल से भी ज्यादा वक्त से पब्लिक सेफ्टी के तहत हिरासत में थी। राज्य गृह विभाग के सिविल सेक्रेटरीट ने अपने पत्र में कहा कि पीडीपी की प्रमुख महबूबा को तुरंत प्रभाव से हिरासत से मुक्त किए जाने का आदेश दिया गया है। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद उनकी बेटी इल्तिजा ने उनके ही ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कठिन वक्त में साथ देने वालों को धन्यवाद दिया। महबूबा को राज्य के 2 हिस्सों में बंटवारे के वक्त पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार के आदेश पर एहतियातन हिरासत में लिया गया था। महबूबा की रिहाई पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा का स्वागत करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें निरंतर हिरासत में रखा जाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। चिदम्बरम ने भी ट्वीट कर कहा कि खुशी है महबूबा मुफ्ती को 14 महीने की अनुचित हिरासत के बाद आखिरकार रिहा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हिरासत से छूटने के बाद अपने पहले बयान में कहा कि धारा 370 को निरस्त करने का फैसला
हिरासत के दौरान उनके दिलो दिमाग पर छाया रहा। उन्होंने कहा कि वो निर्णय को बदलने के लिए लड़ेंगी। मैं आज 1 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम कुल मामलों की बात करें तो 72 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। लेकिन थोड़ी बहुत राहत की बात यह कही जा सकती है कि रोजाना दर्ज होने वाले मामलों में कुछ कमी दर्ज की जा रही है। कोरोना वायरस का खतरा अब भी टला नहीं है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में एक दिन सुधार देखने के अगले दिन फिर मामले बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटों में 63,509 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 63,01,927 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ कोरोना के 8,26,876 सक्रिय मामले हैं। देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी कोरोना का ग्राफ काफी नीचे आ गया है। राज्य में मंगलवार को 24 घंटे में 8,522 नए मरीज दर्ज किए गए हैं, जबकि 187 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15,43,837 है, जिसमें 17,97,252 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा फिर से बढ़ने लगा है। करीब 11 दिन बाद मंगलवार को राजधानी में रोजाना नए संक्रमण का आंकड़ा 3,000 से ऊपर पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,036 नए मामले सामने आए, जबकि 45 मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी के कुल कोरोना मामले 3,14,224 हैं, जबकि रिकवरी रेट 91% से ऊपर है। देश में इस महामारी से हालात में तेजी से सुधार नजर आने लगा है। रोजाना सामने आने वाले नए मामलों में बड़ी कमी आ रही है और ठीक होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों से प्रतिदिन मरने वालों की संख्या भी 1,000 से कम बनी हुई है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमितों और मृतकों की संख्या सबसे कम है। बीती रात नोएडा एक्सप्रेस वे पर यमुना पुष्टा के पास पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि बिना नंबर प्लेट की एक बाइक जा रही थी। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने उस बाइक को रुकने का इशारा किया। बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने बाइक को रोकने की बजाय बाइक दौड़ा दी। इसी दौरान पुलिस पर फायरिंग बाइक सवार बदमाशों की तरफ से की गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और इस जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। नोएडा एक्सप्रेसवे थाने की पुलिस ने मंगलवार देर रात मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बताया ये जा रहा है कि एक्सप्रेसवे थाने की पुलिस ने सेक्टर 128 पुश्ते के पास चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की बाइक को रुकने का इशारा किया, तो बदमाशों ने रुकने की बजाय बाइक दौड़ा दी और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसके फरार साथी की तलाश कर रही है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार शख्स ने अपना नाम मुस्तकीम बताया। पुलिस जांच में पता चला है कि उस पर आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस को उसकी कई मामलों में तलाश थी। पुलिस उससे पूछताछ कर उसके दूसरे साथी की तलाश कर रही है और उसके गैंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। एसओ एक्सप्रेसवे और उनकी टीम पुस्ता पे चेकिंग कर रही थी और वहाँ पे वो जेपी कट के पास एक वहाँ से बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर गाड़ी क्रॉस कर रही थी। इन लोगों ने उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया, वहाँ से भागे। इन लोगों ने पीछा किया। पीछा करते हुए देख करके जो ये बदमाश बाइक पे सवार थे दोनों, उसमें से इन लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें से एक व्यक्ति वहाँ घायल पड़ा मिला, दूसरा वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागा है। उसकी कॉम्बिंग की जा रही है।
ये गाड़ी पे कोई नंबर नहीं है। और उसके बाद इसको हम लोगों ने तत्काल, जो घायल व्यक्ति था उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। पूछताछ में ये अपना नाम मुस्तकीम बताया है और ये असगरपुर एक्सप्रेसवे का ही रहता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.